नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, हम पीएटी के प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्यूशन को यहाँ पर देख रहे हैं और आज जो पेपर में लेकर आया हूँ, ये जो पेपर है ये हुआ था 15/10/2022 को और ये जो पेपर है ये सेकंड शिफ्ट का है। मतलब इस दिन दो पेपर हुए थे। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इसमें AG2 और AG2 के अंदर आप जानते हो क्रॉप प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर दोनों आते हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैं और लाखन सिंह झाला सर आपके सामने लेकर आए हैं और हॉर्टिकल्चर जो है वो भूपेंद्र यादव सर लेकर आए हैं। इसी वीडियो में आप ये तीनों चीज़ें देख पाएंगे, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 आया। ये क्वेश्चन का जो नंबर है वो हमने सीक्वेंस से रखा हुआ है, तो ध्यान रखना 5वें नंबर का ये क्वेश्चन है। प्रिवेंटिव मेजर ऑफ वीड मैनेजमेंट इज, यहां पर बात चल रही खरपतवार प्रबंधन का निरोधात्मक उपाय क्या है। निरोधात्मक उपाय से यहां पर मतलब है कि फील्ड में हमारे को वीड को आने से रोकना है, खरपतवार को खेत में आने से रोकना है। जैसे आपने सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोला जाता है, मतलब बाद में ठीक करने से अच्छा है उसको रोकना। तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि मल्चिंग, फिर यूज वीड फ्री सीड फॉर सोइंग, मतलब सोइंग के लिए हमारे को ऐसे सीड लेना है जिसमें वीट के सीड मिक्स ना हो, तो खरपतवार रहित बीजों की बुआई हेतु उपयोग करना, ये प्रिवेंशन की मेथड है। और बाकी अगर हम लोग बात करते हैं तो बाकी सारे जो मेथड्स आती हैं इसको हम लोग किसके अंदर रखेंगे, तो ये जो सारी मेथड है इसको हम लोग रख सकते हैं या तो हम फिजिकल या इसको हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल मेथड। फिजिकल या मैकेनिकल बोलेंगे, इसमें मल्चिंग कर देते हैं। मल्चिंग मतलब पूरा आवरण बिछा देते हैं जिसके कारण खरपतवार अंकुरित नहीं होते हैं। बर्निंग मतलब जला देना। हैंड पुलिंग मतलब हाथ से उखाड़ देना। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज द मोस्ट इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन, मतलब मृदा क्षरण को रोकने में कौन सी फसल अधिक प्रभावशाली है। जैसे हमसे कहा है बाजरा, बाजरा को हम लोग बोल सकते हैं पर्ल मिलेट भी इसको कहा जाता है, मेज, ग्रीन ग्राम और कॉटन। तो आप यहां पर देखेंगे कि क्षरण को रोकने में प्रभावी कौन है, तो ये आएगा ग्रीन ग्राम। जबकि हम मूंग की यहां पर बात करें तो मूंग ऐसी फसल है जो क्या करती है, कटाव या क्षरण को रोकने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टिमुलेंट क्रॉप, मतलब यहां पर उत्तेजक फसल नहीं है पूछा है। तो टोबैको है, टी है, कॉफी है, सोयाबीन नहीं है। और नहीं है इसलिए हमारा आंसर आएगा सोयाबीन, क्योंकि सोयाबीन कैसी क्रॉप है, तो सोयाबीन को हम बोलते हैं पल्स एज वेल एज ऑयल सीड। सोयाबीन ऐसी क्रॉप है जिसको हम दलहन तिलहन दोनों में रखते हैं। दलहन में भी इसे रखा जाता है एवं तिलहन में भी इसे रखा जाता है। दोनों तरह की ये फसल मानी जाती है सोयाबीन। बाकी सारी जो फसलें हैं इनको हम बोलेंगे कि स्टिमुलेंट क्रॉप होती हैं, उत्तेजक फसल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ सॉइल, किस प्रकार की मिट्टी में सबसे अधिक जल धारण क्षमता होती है। अब जल धारण क्षमता मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसको बोला जाता है। अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में हम लोग यहां पर देखते हैं कि सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल पार्टिकल का जो साइज होता है इसकी बात अगर हम लोग करते हैं, स्मॉल है और लार्ज है, तो हम लोग बात करेंगे कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगर सॉइल पार्टिकल स्मॉल है तो ये ज़्यादा होगी और लार्ज साइज के हैं तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पार्टिकल का साइज सबसे छोटा किसका है, तो क्ले का है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आंसर लगाएंगे चिकनी मिट्टी या क्ले, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी। क्योंकि पार्टिकल का साइज जब छोटा होता है तो जो माइक्रोपोर्स है इनका परसेंटेज ज़्यादा होता है और जितने ज़्यादा माइक्रोपोर्स होंगे, सूक्ष्म रंध्र होंगे, उतनी ज़्यादा होगी जल धारण क्षमता या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 19, द क्रॉप रिक्वायर्ड लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर टू ग्रो। हम बोल रहे हैं कि फसल जिसे उगाने के लिए सबसे कम
पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है वो फसल कौन सी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं जैसे मेज, तो मेज में आप जानते हो 65 to 70 सेंटीमीटर ये इसकी वाटर रिक्वायरमेंट है। ग्वार की अगर हम लोग देखें तो हम देखेंगे कि 30 to 50 सेंटीमीटर है। फिर हम लोग देखते हैं बाजरा, तो 25 से 40 सेंटीमीटर है। और ज्वार की अगर देखा जाए तो 45 to 60 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लिस्ट मतलब सबसे कम किसको चाहिए, तो बाजरा को चाहिए। बाजरा मतलब हम लोग बोल सकते हैं पर्ल मिलेट, और ग्वार मतलब होता है क्लस्टर बीन। ग्वार मतलब क्लस्टर बीन है और बाजरा मतलब पर्ल मिलेट है, तो सबसे कम होती बाजरा की। और ज्वार को हम लोग बोलते हैं सोरगम। इसी तरह के ऑप्शन मेन पेपर में आए थे भाई। जो इंग्लिश मीडियम के लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ ज्वार बाजरा ग्वार लिखा हुआ है, तो ऐसा ही एग्जाम में आया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा, बाकी इनका मीनिंग मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स आर, मतलब हम यहाँ बोल रहे हैं मंद गति से नाइट्रोजन मुक्त करने वाले उर्वरक कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि नीम कोटेड यूरिया, ये बिल्कुल है। लाख कोटेड यूरिया, ये भी बिल्कुल है। ये दोनों को हम लोग बोलते हैं कि ये होते हैं स्लो रिलीज, इनको स्लो रिलीज बोला जाता है। साथ में ये जो थायो यूरिया है इसको क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर। मतलब ये नाइट्रिफिकेशन को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं अस्थायी रूप से। तो आप लोग देखोगे आंसर में आ जाएगा तीनों। आंसर में हम लोग देख रहे हैं ऑल ए बी एंड सी, इसलिए हमने आंसर दिया है ऑल ए बी और सी। तीनों में ही धीरे धीरे नाइट्रोजन पौधे को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। विच लोन टेकन फॉर परचेसिंग द ट्रैक्टर बाय द फार्मर, ट्रैक्टर को परचेस करने के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए कौन सा ऋण लिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो ट्रैक्टर लिया जाता है इसके लिए लोन होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म लोन क्या होता है, तो लॉन्ग टर्म मतलब 5 से 15 ईयर्स, या ऐसा बोले कि 20 ईयर्स के लिए मैक्सिमम लिया जाता है, उसको हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं। शॉर्ट टर्म को अगर देखा जाए तो हम लोग बोलेंगे कि भाई अप टू 12 मंथ्स। फिर हम लोग देखते हैं कि मीडियम टर्म क्या होता है भाई, 2 to 5 ईयर्स के लिए जो लिया जाता है, ये हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ट्रैक्टर या हैवी मशीनरीज को परचेस करने के लिए हम लेते हैं लॉन्ग टर्म, मतलब दीर्घकालीन ऋण, लंबे समय के लिए लिया गया लोन ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु इज नोन एज फादर ऑफ टिलेज, टिलेज का फादर हमसे यहाँ पर पूछा है कौन है। भू परिष्करण का जनक किसे कहा जाता है, तो आप सब जानते हैं कि जेथरो टूल जो है इनको माना जाता है। जेथरो टूल को हमने कहा ये किस किस के फादर हैं, तो हमने कहा भाई टिलेज के फादर है। फिर वीट साइंस के फादर हैं। फिर हमने कहा फादर ऑफ मॉडर्न एग्रोनॉमी, ये सब के फादर माने जाते हैं कौन, जेथरो टूल। एरिस्टोटल को अगर बात करें तो ये कौन हो गए भाई, फादर ऑफ जूलॉजी। लिविंग को अगर माने तो क्या है, फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। और ये डेवेनपोर्ट जो है ये भी जूलॉजी से रिलेटेड हमने कहा कि पर्सन है, जूलॉजी में इन्होंने बहुत सारी अलग अलग रिसर्च की। आंसर यहाँ पर आएगा जेथरो टूल। ये जो है लिविंग को हमने एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के फादर, या आप बोलोगे कि सॉइल केमिस्ट्री के फादर भी हम इनको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 43। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स ब्लाइंड होइंग इज प्रैक्टिस्ड, कौन सी फसलों में अंधी गुड़ाई की जाती है। अब ये अंधी गुड़ाई क्या होती है, अंधी गुड़ाई का मतलब होता है बुआई के बाद और अंकुरन के पहले, आफ्टर सोइंग बट बिफोर जर्मिनेशन, हम जो प्रैक्टिस करते हैं उसकी बात हो रही है। और ये मेनली रिलेटेड है शुगर केन से, गन्ने से ये संबंधित है। और ये आती किस में है, तो इसको हम लोग रखते हैं इन सेकेंडरी टिलेज।
सेकेंडरी टिलेज में आने वाली प्रैक्टिस है। सेकेंडरी टिलेज में हम लोग इसको रखते हैं। क्या होता है कि शुगर केन में जर्मिनेशन थोड़ा सा लेट होता है, तो शुगर केन के जर्मिनेट होने के पहले आप देखोगे सॉइल की सरफेस पर बहुत सारे वीड जो है जर्मिनेट हो जाते हैं। तो हम वो वीड कंट्रोल करने के लिए और जर्मिनेशन इजीली हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं, बिफोर जर्मिनेशन या सॉइल में से सीड के या प्लांट के इमर्ज होने के पहले ही हम लोग हेरो चला देते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है ब्लाइंड टिलेज और ब्लाइंड होइंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्शियल रूट पैरासाइट वीड इज, हमसे बोल रहा आंशिक जड़ परजीवी खरपतवार कौन सा है। तो इसके लिए हम लोग एक छोटी सी ट्रिक देखते हैं, वो है CLOS, क्लोज। अब यहां पर अगर क्लोज को देखें तो C मतलब होता है कस्कुटा, L मतलब लोरेंथस, फिर आता है O, इसको हम बोलते हैं ओरोबंच, और S मतलब स्ट्राइगा। ये हमने कहा कैसे होते हैं, पैरासिटिक वीड होते हैं। इसमें भी आप देखेंगे कि जो ऊपर वाले दोनों हैं ये स्टेम पैरासाइट होते हैं, और ये नीचे जो दोनों लिखे हैं ये हैं रूट पैरासाइट। और इसमें भी हम लोग देखें कस्कुटा क्या है, ये होता है टोटल स्टेम पैरासाइट। लोरेंथस क्या है, ये है पार्शियल स्टेम पैरासाइट। ओरोबंग क्या है, ये है टोटल रूट पैरासाइट। और स्ट्राइगा क्या है, ये है पार्शियल रूट पैरासाइट। मतलब पूर्ण तना परजीवी, आंशिक तना परजीवी, पूर्ण जड़ परजीवी और आंशिक जड़ परजीवी। तो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में जो पूछा है वो पूछा है पार्शियल रूट पैरासाइट। तो पार्शियल रूट पैरासाइट ये है, और इसका नाम क्या है, तो स्ट्राइगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्ट्राइगा, ये है पार्शियल रूट पैरासाइट। बहुत इजी हो जाएगा, अगर आपने इस ट्रिक को ध्यान में रखा तो बहुत आसानी से आप इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड विच टाइप ऑफ लोन, भूमि विकास बैंक किस अवधि का ऋण प्रदान करती है। तो थोड़ा सा लैंड डेवलपमेंट बैंक के बारे में हम लोग अगर देखें तो फर्स्ट टाइम जो है ये 1920 में कहां पर इसको एस्टेब्लिश किया था सबसे पहले, तो पंजाब में, झांग पंजाब। लेकिन वहां पर ये क्या हो गया था भाई, ये असफल हो गया था, फेल हो गया था। तो फिर हम लोग देखते हैं इन 1929, इसलिए 1929 आपको हमेशा मिलेगा कहां पर, तो चेन्नई, जिसको पहले कहा जाता था मद्रास, वहां पर इसको जो है एस्टेब्लिश किया गया था। और ये किस तरह का लोन हमारे को देती है भाई, तो हम लोग देखते हैं कि ये आप देखेंगे कि हमारे को शॉर्ट टर्म लोन देने का काम नहीं करती। लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है शॉर्ट टर्म लोन नहीं देती है, मीडियम टर्म आजकल देने लगी, पहले नहीं देती थी। पहले इसका काम था ओनली लॉन्ग टर्म, मतलब केवल ये दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली बैंक थी। मीडियम टर्म भी आजकल दे देती है, लेकिन शॉर्ट टर्म इससे नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्चुअल एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में वास्तविक क्षेत्रफल कितना होता है। ये बहुत ही सिंपल है, आप सभी को याद भी होगा मेरे हिसाब से, 10,000 वर्ग मीटर बोला जाता है। और अगर हमसे 1 एकड़ पूछ लेता है तो 1 एकड़ में क्या होता है, तो आप देखेंगे 43,560 वर्ग फुट, ये होता है 1 एकड़ में। और हेक्टेयर में कितना होता है, तो 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं, विच इज नॉट ए ब्रॉड लीफ वीड, कौन सा हम लोग देखते हैं सकरी पत्ती वाला खरपतवार नहीं है। आप यहां पर देखोगे ऊपर ब्रॉड लीफ लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है सकरी पत्ती वाला, इसीलिए क्वेश्चन जो है ये कैंसिल हो गया था, ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया। अब हम लोग मानते हैं कि यहां पर हमसे पूछा जा रहा है विच इज नॉट ए ब्रॉड लीफ वीड, कौन सा ब्रॉड लीफ नहीं है, ये इंग्लिश में दिया, हिंदी में कहा कौन सा सकरी पत्ती वाला नहीं है। हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसके हिसाब से हम लोग बोलते हैं, हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है, हम नैरो लीफ की बात करते हैं।
अगर क्वेश्चन को सही करके हमारे को आंसर करना है तो नैरो लीफ हम बोलते हैं या सकरी पत्ती वाला नहीं है। तो आप देखेंगे कि फ्लेरिस माइनर ये नैरो लीफ है, फिर हमने कहा सेकेरम स्पॉन्टेनियम ये भी नैरो लीफ है, साइनोडॉन डेक्टाइलॉन ये भी नैरो लीफ है, लेकिन ये जो है चिनोपोडियम एल्बम ये ब्रॉड लीफ है। तो ब्रॉड लीफ है मतलब ये चौड़ी पत्ती वाला है और बाकी तीनों सकरी पत्ती वाले हैं, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आंसर यहाँ पर ये दे देंगे इसको ठीक करके। समझ गए? ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया था इसलिए क्योंकि अलग अलग यहाँ पर इसके अर्थ निकल रहे हैं, मतलब निकल रहे हैं। ये मैंने मेन पेपर से क्वेश्चन को रखा है, इसलिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर ही गलत हो रहा है। इंग्लिश में अलग मतलब है, हिंदी में अलग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉर्ट टर्म लोन इज गिवन फॉर विच पीरियड। अभी हमने बात की थी कि शॉर्ट टर्म जो है ये कितने टाइम के लिए दिया जाता है भाई, तो हमने कहा था कि भाई 0 to 12 मंथ ये होता है, लेकिन मैक्सिमम इसका अगर देखा जाए तो 15 मंथ जो है ये हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0 to 15 मंथ, ये हो गया। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट का हो गया, शॉर्ट टर्म लोन के लिए हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर कंट्रोलिंग एक्वाटिक वीड। एक्वाटिक वीड मतलब जलीय जो खरपतवार होते हैं इनका हमारे को नियंत्रण करना है। जलीय खरपतवार जैसे कि हम लोग बात करते हैं जलकुंभी है, हाइड्रिला होता है, इनको हमने कहा जलीय खरपतवार। इनको नियंत्रित करने के लिए ये दो मेथड तो बड़ी फेमस है, ड्रेडजिंग एंड चेनिंग। ये दोनों मेथड को यूज करते हैं, मशीनें आती, इससे आपने देखा होगा कि ऊपर की सरफेस से इस तरह वीड को इकट्ठा करती है, चेन चलती है ताकि अंदर जो वीड होते हैं वो भी इसके अंदर फंस के ऊपर आ जाते हैं, ये तो है ही। इसके अलावा हर्बिसाइड भी हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इसलिए आंसर आएगा ऑल ए बी एंड सी, तीनों जो है यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। ये इसका उत्तर हो गया भाई 65 का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67, फॉर वीड कंट्रोल इन पल्स सुटेबल हर्बिसाइड इज। पल्स क्रॉप के लिए हम बात कर रहे हैं कि सुटेबल हर्बिसाइड कौन सा है। अच्छा, हमने कहा शाकनाशी कौन सा है, तो आप यहाँ पर देखेंगे इसके लिए आता है फ्लूक्लोरेलिन। फ्लूक्लोरेलिन जो है ये बहुत अच्छा माना जाता है। इसको अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि वासालिन जो है ये इसका क्या हो जाएगा भाई, तो फ्लूक्लोरेलिन जो है इसका नाम हो जाता है वासालिन ये। और हम इसको कितना डालते हैं, तो 0.75 kg पर हेक्टेयर के रेट से हम लोग यूज करते हैं। और PPI प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन मतलब बुआई के पूर्व हम लोग इसको डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यूज करते हैं। बाकी अगर हम लोग देखें 2,4-D तो चौड़ी पत्ती के लिए है, इसलिए पल्स क्रॉप में इसको डाला नहीं जा सकता है, ब्रॉड लीफ के लिए होता है, तो 2,4-D नहीं आएगा। नेप्रोपामाइड ये क्या है भाई, सिलेक्टिव हर्बिसाइड है और इसको हम लोग यूज करते हैं ब्रॉड लीफ एंड नैरो लीफ जो वीड्स होते हैं दोनों में यूज होता है। और ग्लाइफोसेट जो है इसको आप जानते ही है, ग्लाइफोसेट जो है क्या काम में आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टोटल किलर। ये तो सभी को मार देता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा फ्लूक्लोरेलिन। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 73, ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप लोन इज मोस्टली। फसल ऋण की अवधि प्रायः होती है क्रॉप लोन हम लोग केसीसी को भी बोलते हैं, केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड। और ये हमेशा कैसा होता है भाई, शॉर्ट टर्म होता है, क्योंकि क्रॉप के लिए दिया जाता है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ड्यूरेशन इसका शॉर्ट टर्म होता है। अभी हमने बात की थी 0 to हम लोग बोलते हैं 12 मंथ, मैक्सिमम कितना होगा 15 मंथ। ठीक है, ये हो गया क्रॉप लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ गंटर चेन। गंटर चेन अगर देखा जाए तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि भाई जो इंजीनियरिंग चेन है
इंजीनियरिंग चेन की लेंथ कितनी होती है 100 फीट। रेवेन्यू चेन जो है इसकी कितनी लेंथ होती है तो 33 फीट, और गंटर की कितनी है तो 66 फीट। 90 फीट ऐसा हमारे को देखने में मिलता नहीं है कि इतने फीट की कोई सी चेन है, तो गंटर चेन की लेंथ कितनी हो जाएगी 66 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लोन प्रोवाइडेड बाय कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, सहकारी साख समिति किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है। तो सहकारी साख समिति जो है आप लोग देखेंगे मीडियम टर्म देती है, शॉर्ट टर्म देती है, लॉन्ग टर्म नहीं देती है, इसलिए दोनों है तो शॉर्ट एंड मीडियम टर्म जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। अल्पकालीन भी देती है और मध्यकालीन भी देती है। दीर्घकालीन ऋण ये प्रदान नहीं करती है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान नहीं करती है, इसलिए यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा भाई, शॉर्ट और मीडियम दोनों आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। व्हाट इज द डिस्क एंगल ऑफ गुड प्लाउ, एक अच्छे हल का डिस्क कोण कितना होता है। तो अच्छे हल का डिस्क कोण होता है 42 से 45 डिग्री, और ये जो डिस्क कोण होता है ये किस चीज को मैनेज करता है, हम लोग देखते हैं कि इसकी हेल्प से जो विड्थ ऑफ फरो है ये मैनेज होती है। और एक और कोण आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टिल्ट एंगल या टिल्ट कोण इसको कहा जाता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है तो 15 to 25 डिग्री होती है, और ये किसको मैनेज करता है तो डेप्थ ऑफ फरो, मतलब कुड़ की ये गहराई के लिए टिल्ट कोण देखते हैं और चौड़ाई के लिए क्या देखते हैं, डिस्क कोण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आता हूं। द टिलेज प्रैक्टिस इज डिजायरेबल इन द एरियाज ऑफ हैविंग हार्ड लेयर बिलो द प्लाउ डेप्थ इज, हल की गहराई के नीचे कठोर परत क्षेत्र में कौन सी जुताई जो है वो की जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि पहले तो ये मालूम होना चाहिए कठोर परत क्या है। तो ये हमने देखा सॉइल है, सॉइल में जब हम प्लॉइंग करते हैं तो जनरली 10 to 15 सेंटीमीटर डीप प्लॉइंग होती है, लेकिन उसके नीचे सॉइल में आप देखेंगे एक हार्ड ऐसी लेयर बन जाती है इस तरह की, इस लेयर को बोला जाता है सब सॉइल, या हम इसको बोलते हैं हार्ड सब सरफेस पेन, कठोर अधो सतह इसे कहा जाता है। और इसको ब्रेक करना है, क्योंकि सब सॉइल को ब्रेक करना है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे सब सॉइलिंग, इस मेथड को बोला जाता है। और जो इंप्लीमेंट हम यूज करते हैं उसको बोला जाता है सब सॉइलर। क्या बोलेंगे, सब सॉइलर। जबकि मिनिमम टिलेज में क्या होता है भाई, लिस्ट टिलेज ऑपरेशन जब करते हैं तो मिनिमम टिलेज बोलेंगे। कंजर्वेशन टिलेज में हम बहुत ही कम टिलेज ऑपरेशन करते हैं, जीरो टिलेज भी एक तरह से हो सकता है, इसमें सॉइल का, मॉइस्चर का, ऑर्गेनिक मैटर का कंजर्वेशन होता है, और कंजर्वेशन टिलेज का ही एक तरह से नाम हो सकता है जीरो टिलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉइल फ्यूमिगेंट, हमारे को यहाँ फ्यूमिगेंट बताना है या धूम्रक बताना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि धूम्रक कौन सा होता है, फ्यूमिगेंट कौन सा है, तो मिथाइल ब्रोमाइड जो है इसको हम बोलेंगे कि ये फ्यूमिगेंट होता है। मिथाइल ब्रोमाइड में से क्या होता है, जब इसको यूज करते हैं तो पॉइजनस गैस निकलती है, विषैली गैस निकलती है, और दम घुटने से आप देखोगे कि पौधे की मृत्यु होती है। तो उस तरह से यहाँ पर आएगा मिथाइल ब्रोमाइड। बाकी 2,4-D और प्रोपेनिल की अगर हम लोग बात करें तो ये कैसे होते हैं, ये सिस्टेमिक है। और डाइक्वाइट कैसा होता है, तो ये कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड है। ठीक है, और फ्यूमिगेंट में आएगा मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ क्रॉप कैन बी डिस्क्राइब एज द क्रॉप विच आर सोन विद द बिगिनिंग ऑफ सीजन, मतलब खरीफ फसलों को उन फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाती है। तो खरीफ फसलें अगर हम लोग देखें तो कब सोइंग होती है भाई, 15 जून टू 15 जुलाई। और 15 जून टू 15 जुलाई में हम सोइंग कर रहे हैं, तो ये कौन से सीजन की बिगिनिंग है,
तो आप देखोगे वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है, तब हम लोग इसको करते हैं। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं भाई कि यहाँ पर बात की जा रही शरद, तो शरद में तो क्या होता है भाई, अक्टूबर नवंबर में हम लोग ये जो क्रॉप है इनकी सोइंग करते हैं। फिर क्या बात हो रही है, ग्रीष्म ऋतु, तो मार्च अप्रैल में हम लोग इन क्रॉप की सोइंग करते हैं। तो यहाँ पर आंसर खरीफ क्रॉप दिया है, खरीफ मतलब हम लोग बोलेंगे वर्षा ऋतु। विंटर को क्या बोलते हैं भाई, रेनी को खरीफ बोल दिया, विंटर जो है इसको रबी बोलेंगे, और ये समर जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं जायद क्रॉप। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 88। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आता हूं, क्वेश्चन नंबर 90। विच क्रॉप इज नॉट अ रबी सीजन क्रॉप? इनमें से कौन सी रबी ऋतु की फसल नहीं है, रबी की और नहीं बोल रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि जौ, सरसों, गेहूं, ये ऑल थ्री जो क्रॉप है ये रबी सीजन की क्रॉप है। कपास जो है ये खरीफ सीजन की क्रॉप है। तो जो रबी की नहीं है वो खरीफ की है, इसलिए आंसर हो गया कपास। यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा कॉटन। ठीक है, बार्ले, मस्टर्ड और व्हीट कौन से सीजन की है, तो ये रबी सीजन की क्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। सीरियल वर्ड इज डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज? सीरियल शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये रोमन शब्द है, रोमन भाषा का है। ये उनके देवता से लिया गया शब्द है, रोमन, वहां से लिया गया शब्द है रोमन। और सीरियल शब्द मतलब अनाज होता है, सीरियल का मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आता हूं 93। द ओरिजिन प्लेस ऑफ फ्लेरिस माइनर। फ्लेरिस माइनर जो है इसका हमारे से ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान पूछा है। फ्लेरिस माइनर मतलब क्या होता है भाई, तो इसका नाम है हिंदी में गेहूंसा, और अंग्रेजी में हम लोग इसे बोलते हैं कैनेरी ग्रास। ये जो है, अब ये क्वेश्चन को हम बोल रहे हैं कि कैंसिल हो गया था। कैंसिल क्यों हो गया था? क्योंकि अमेरिका और मेक्सिको ये दोनों ही जो है, अमेरिका भी माना जाता है, मेक्सिको भी माना जाता है, ये दोनों ही इसके ओरिजिन प्लेस माने जाते हैं। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है कैंसिल हो गया था। ठीक है, अमेरिका भी आ सकता है, मेक्सिको भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। अपेक्स बैंक फॉर रूरल क्रेडिट इज, ग्रामीण वित्त का शीर्ष बैंक है। तो ग्रामीण वित्त का शीर्ष बैंक हम लोग जानते हैं कौन है, नाबार्ड। नाबार्ड जो है इसको बोला जाता है कि रूरल क्रेडिट का ये अपेक्स बैंक होता है। 12 जुलाई 1982 जो है उसमें ये जो बैंक है ये ओपन हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर अगर देखा जाए कहां पर है, तो मुंबई में है। ये एक तरह से हम लोग बात करेंगे कि आरबीआई का ही पार्ट होता है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो क्रेडिट होती है, कृषि क्षेत्र के जो ऋण होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो ऋण है, सब्सिडी है, उसके लिए काम करता है। याद रखना यहाँ पर कि ये राज्य सहकारी बैंक भी जो है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी जो है, ये भी अपेक्स कहलाती है, लेकिन ये कोऑपरेटिव बैंक की अपेक्स है। बाकी रूरल क्रेडिट की अगर बात करें तो उसका अपेक्स बैंक होगा नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्रॉप प्रोडक्शन के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया था, ये सॉल्यूशन मैंने आपके लिए रखा। बचे हुए क्रॉप के क्वेश्चन लाखन सिंह झाला सर लेकर आएंगे, और उसके बाद हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन भूपेंद्र यादव सर आपके लिए लेकर आएंगे। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जय हिंद, स्वागत है आपका MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हम लोग बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, जो पिछली एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। शुरुआत करते हैं हम आज के अपने प्रश्न की। क्या कह रहा है प्रश्न और क्या उसका आंसर रहेगा। जब भी हम लोग कोई एग्जाम देने जाएं तो हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हमें प्रॉपर टाइम मिलता है किसी भी प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो जब भी हमारे सामने प्रश्न आए तो न तो ज्यादा उत्तेजित होना है, न ज्यादा हताश होना है। पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन के अंदर या प्रश्न के अंदर क्या पूछा जा रहा है। जैसे पहला प्रश्न है, ऑफसेट के निम्नलिखित तरीकों में से किसमें जमीन पर कम माप शामिल है। Which of the following methods of offset involve less measurement on the ground?
इसमें ऑफसेट के हम लोगों को अलग अलग प्रकार दिए गए हैं। ऐसा कौन सा वो तरीका होगा जिसमें जो माप का जो क्षेत्र रहेगा वो कम रहेगा? ठीक है, पहला दिया है ऑल इन्वॉल्व इक्वल मेजरमेंट ऑन द ग्राउंड, सभी में जमीन पर बराबर माप शामिल है। ये जो दिए गए हैं नीचे के जो ऑप्शन, इसको छोड़कर 3 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इन तीनों ऑप्शन में ऐसी विधियां दी गई है जिनमें बराबर क्या रहेगा, बराबर माप शामिल रहेगी। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है। दूसरा ऑप्शन है लंबवत ऑफसेट की मेथड ऑफ परपेंडिकुलर ऑफसेट। परपेंडिकुलर ऑफसेट का मतलब होता है कि जब आप इस प्रकार का मेजरमेंट करोगे, ये जब आपका मेजरमेंट होता है तो इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर मेजरमेंट। ठीक है, संबंधों की विधि मेथड ऑफ टाइज। टाइज का मतलब होता है कि जब आप क्या करोगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को इस प्रकार से क्या करोगे, कनेक्टिविटी बनाओगे, इसको टाइज की मेथड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर अगला है मेथड ऑफ ऑब्लिक ऑफसेट्स। ऑब्लिक ऑफसेट्स के अंदर भी क्या होता है, ज्यादा एरिया कवर किया जाता है। क्या किया जाता है, ज्यादा एरिया कवर किया जाता है। अब आप ये देखिए कि इन तीनों मेजरमेंट में ऐसा कौन सा तरीका है जो कम माप को क्या करेगा, कम माप को शामिल करता है। तो आपको ये वाला जो ऑप्शन है हमारा, पहला वाला जो ऑप्शन हम लोगों को लग रहा है यहाँ पे, ये वाला कौन सा, परपेंडिकुलर वाला, जो लंबवत आपका क्या होता है, ऑफसेट होता है, उसके द्वारा जो जमीन पर माप होती है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या जाएगा, ये वाला आंसर हमारा आ गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विच कल्टीवेटर्स आर ऑपरेटेड बाय ट्रैक्टर्स फिटेड विथ हाइड्रोलिक लिफ्ट। कौन सी कल्टीवेटर हाइड्रोलिक लिफ्ट वाले ट्रैक्टरों द्वारा संचालित होते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट आप लोगों ने देखी होगी, ट्रैक्टर के पीछे हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है। मतलब क्या होता है कि किसी भी इंप्लीमेंट को हम लोग ऊपर नीचे उसके द्वारा कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि ऐसा कल्टीवेटर आप बताइए जो ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक लिफ्ट के द्वारा संचालित होता है। ऐसा कौन सा कल्टीवेटर है। पहला दिया है ट्रेल्ड कल्टीवेटर। ट्रेल्ड कल्टीवेटर हिंदी में बोलते हैं अनुगामी कल्टीवेटर। तो इसको तो हम लोग क्या कर सकते हैं, खींचना पड़ता है। इसको क्या करना पड़ता है, खींचना पड़ता है। कल्टीवेटर विथ स्प्रिंग टाइन्स, स्प्रिंग टाइन लगा हुआ कल्टीवेटर। कल्टीवेटर विथ रिज टाइन्स, कठोर टाइन्स लगा हुआ कल्टीवेटर। और दूसरा दिया है माउंटेड। माउंटेड का मतलब ही होता है फिट करना। माउंटेड का मतलब ही क्या होता है, फिट करना, यानी कि किसी के ऊपर रखना। ठीक है, तो बात आ रही है हाइड्रोलिक लिफ्ट की, तो रखना मतलब रखकर उसको क्या किया जाता है, ऊपर उठा लिया जाता है। तो आंसर हमारा आ जाएगा माउंटेड कल्टीवेटर। कौन सा कल्टीवेटर आ जाएगा, माउंटेड कल्टीवेटर जो होता है वो ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा क्या होता है, ऑपरेट होता है। बाकी ये जो और कल्टीवेटर दिए गए हैं, इनमें अगर आप हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज न भी करोगे तो भी चलेगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न, विच प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। विच प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन मतलब कहानी इसने यहां से शुरू की है, प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन होना चाहिए। इज परफॉर्म टू कट, ब्रेक एंड इन्वर्ट द सॉइल पार्शली और कंप्लीटली। मृदा को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से काटने, तोड़ने एवं पलटने के लिए कौन सा प्राथमिक जुताई ऑपरेशन किया जाता है। पहला दिया है हैरोइंग, दूसरा दिया है वेडिंग, तीसरा दिया है थ्रेशिंग और डी डेली दिया है प्लगिंग। तो इसमें थ्रेशिंग जो है ये तो भू परिष्करण का, इससे भू परिष्करण का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि भू परिष्करण का मतलब क्या होता है, जहां पर मृदा का यांत्रिक उलटफेर होता है। तो थ्रेशिंग तो गया काम से। वेडिंग ये तो द्वितीयक भू परिष्करण की क्रिया है, ये भी काम से गया। हैरोइंग प्राथमिक भू परिष्करण के बाद में हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर जो हल्का काम करते हैं वो हैरोइंग होता है, तो ये भी काम से गया। अब एक ही हमारा ऑप्शन बचा हुआ है, कौन सा, प्लगिंग यानी कि जुताई। तो आंसर क्या आ जाएगा भैया, जुताई आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल रिलेटेड टू प्लांट ग्रोथ इज नोन एज। देखिए ये डेफिनेशन दी गई है, ये डेफिनेशन है भैया, ये परिभाषा दी गई है। ये इन चारों में से किसी एक की परिभाषा है। पौधों की वृद्धि से संबंधित मृदा की भौतिक अवस्थाओं को कहते हैं। यानी कि आप क्या कर रहे हैं कि मान लो कि कोई खेत है, ठीक है, कोई खेत है, ये खेत है,
अभी ये खेत फसल बोने के लायक नहीं है, आप इसको क्या कर रहे हो, फसल बोने के लायक बना रहे हो, तो इस अवस्था को क्या कहा जाएगा। तो भैया देखो होता क्या है कि इस खेत को अगर फसल बोने लायक बनाना है तो इसमें विभिन्न प्रकार के हम लोगों को काम करने पड़ते हैं, ठीक है। उसमें जुताई भी आती है, उसमें हेरोइंग भी आती है, उसमें अलग अलग तरीके से लेवलिंग आती है, उसमें ढेले तोड़ना आता है, सारी की सारी प्रक्रियाएं आती है। परंतु हमसे यहाँ पे प्रक्रियाएं नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है कि जो कंडीशन हम लोग, जो फिजिकल कंडीशन हम लोग इस मिट्टी को दे रहे हैं, इस मिट्टी को हम लोग बारीक कर रहे हैं, उस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, उस अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे, वो अवस्था कौन सी होती है। तो परिभाषा है ये, और ये परिभाषा है टिल्थ की। किसकी परिभाषा है, टिल्थ की। एग्जाम के अंदर आ चुका, याद रखिएगा। टिल्थ इज अ फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल। जो टिल्थ होता है वो मृदा की भौतिक अवस्था है, जी ऐसी अवस्था जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉप कल्टीवेशन कर सकते हैं, फसलों की खेती कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपका डिटेली, टिल्थ। अगला, which planter has 6 C-type blades on its flanges? किस प्लांटर के फ्लैंगेज पर 6 C-type ब्लेड लगी होती है। C-type ब्लेड मतलब इस प्रकार से, इस प्रकार का आप लोगों को स्ट्रक्चर ऐसा देखने को मिलेगा, और यहां पे आप लोगों को यहां पे क्या देखने को मिलेगी, टाइन्स देखने को मिलेगी। तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये जो फ्लैंजेस, फ्लैंजेस मतलब जहां से जुड़ा होता है उसको फ्लैंजेस कहा जाता है। तो यहां से ये सी जैसी, सी के आकार की क्या जुड़ी होती है, ब्लेड्स जुड़ी होती है। तो 6 ब्लेड जुड़ी होती है। किसके अंदर 6 ब्लेड जुड़ी होती है, तो याद रखिएगा, मतलब याद रखने वाली बात है, जो जीरो टिल ड्रिल होती है, ठीक है, जो जीरो टिल ड्रिल होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो कम फर्टी ड्रिल के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं, इसके अंदर ये आपकी जो सी टाइप की ब्लेड लगी होती है, 6 ब्लेड लगी होती है, और फिर इसके अंदर क्या होती है, टाइन्स लगी होती है, या 9 टाइन्स के भी होते हैं, ठीक है, 11 टाइन्स वाले भी होते हैं। और ये ब्लेड कितनी लगी होती है, 6 ब्लेड लगी होती है। क्लियर है क्या, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, Which one of the following is not an objective of tillage? निम्नलिखित में से कौन सा भू परिष्करण का उद्देश्य नहीं है। भू परिष्करण का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, हम भू परिष्करण कर क्यों रहे हैं। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, अपने आप आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन है मृदा में कड़ी सतह को नष्ट करना, टू डिस्ट्रॉय हार्ड पेन। अगर मिट्टी कठोर है तो उसको तोड़ने के लिए हम लोग भू परिष्करण करते हैं, ये तो एक उद्देश्य हो गया, मतलब पहला तो उद्देश्य है। दूसरा, टू कंट्रोल वीड्स, खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए हम लोग हो का प्रयोग करते हैं, कल्टीवेटर का प्रयोग करते हैं, हेरो का भी प्रयोग किया जाता है, देसी हल का भी प्रयोग किया जाता है, मतलब ये भी भू परिष्करण का उद्देश्य है। टू एरेट द सॉइल, मृदा वायु संचार बढ़ाना, बिल्कुल करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग खेत के अंदर फसलें बो देते हैं और उसके बाद जब हम लोग सिंचाई करते हैं या किसी तरह से पानी खेत में जाता है तो ऊपर पपड़ी जम जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर एरेशन नहीं हो पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, निराई गुड़ाई का काम करते हैं, उस पपड़ी को तोड़ने का काम करते हैं, ताकि उसके अंदर प्रॉपर एयर यानी कि जो वायु है उसका संचार हो पाए। तो ये भी उद्देश्य है। अब ये 3 तो उद्देश्य हो गए, तो ऑब्वियसली हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, डिडेली आ जाएगा। पढ़ना चाहो तो आप पढ़ भी सकते हो, ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। टू डिक्रीज सॉइल टेम्परेचर, मृदा तापमान को घटाना। मृदा तापमान नहीं घटेगा। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब भू परिष्करण की क्रिया की जाएगी तो मिट्टी को तोड़ दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है तो सीधे के सीधे जो किरणें होती है वो कहां पहुंचती है, वो पहुंचती है जमीन पर, मतलब मिट्टी का ताप बढ़ता है। क्या होता है, मिट्टी का ताप बढ़ता है, ठीक है, घटता नहीं है। तो आंसर आ गया आपका डिडेली। अगला प्रश्न, द थ्रेशिंग एफिशिएंसी ऑफ थ्रेशर डिपेंड्स ऑन, मड़ाई मशीन की मड़ाई दक्षता निर्भर करती है। अगर आप किसी फसल की मड़ाई करना चाहते हैं, मतलब कि जो फसल है उसमें से दाना अलग करना, भूसा अलग करना, ठीक है, मतलब आप जो फसल है पूरी की पूरी, उस फसल में से आपको क्या करना है, दाना निकालना है। अगर ये प्रक्रिया आप कर रहे हो तो इसको मड़ाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मड़ाई यानी कि थ्रेशिंग। अब जो थ्रेशिंग होती है वो कौन कौन सी बातों पर निर्भर करती है। मान लो कि थ्रेशर मशीन है, उसमें आप फसल डाल रहे हो मड़ाई के लिए, तो भैया कोई ना कोई कंडीशन तो होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि हरी की हरी फसल डाल दोगे तो क्या दाना निकल जाएगा, क्या नहीं निकल पाएगा। तो कुछ कंडीशंस होती है, वही यहां पे दिया गया है। तो क्या क्या किसके ऊपर डिपेंड रहती है, फीड दर, नमी की मात्रा एवं फसल का प्रकार। फीड दर मतलब कितनी फसल डाल रहे हो,
मान लीजिए कि कोई थ्रेशर है, उसकी कैपेसिटी मतलब इतना ही अनाज मतलब इतनी फसल लेने की है, और आप पूरा की पूरा इतना पूरा भार उसके अंदर डालोगे तो वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाएगी। ठीक है। फिर दिया है नमी की मात्रा, बिल्कुल सही बात है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि हार्वेस्टिंग के समय फसलों में नमी का एक प्रतिशत होना चाहिए, ताकि वो प्रॉपर वे में उसको क्या किया जा सके, उसकी थ्रेशिंग की जा सके, उसकी मड़ाई की जा सके। तो भैया नमी प्रतिशत भी क्या करती है, प्रभावित करती है। फसल का प्रकार भी प्रभावित करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक ही प्रकार की थ्रेशर में सारी की सारी फसलों की थ्रेशिंग नहीं हो सकती, उसके लिए अलग अलग प्रकार की जालियों का प्रयोग होता है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है भैया, ये अपनी थ्रेशिंग एफिशिएंसी जो होती है इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। अगला बी बॉम्बे में दिया है सिलेंडर परिधीय गति, सिलेंडर पेरिफेरल स्पीड, सिलेंडर के अंदर गति कितनी है, अगर धीमी गति है तो भैया उसकी एफिशिएंसी कम होगी, तेज गति है तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी। फिर है सिलेंडर अवतल निकासी, सिलेंडर कॉन्केव क्लियरेंस, भैया कितना बाहर निकाला जा रहा है, अगर वो सिलेंडर है वो जितनी भी मड़ाई कर रहा है वो पूरा की पूरा अनाज बाहर निकाल रहा है तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी, अगर अनाज को बचा रहा है तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब ए, बी और सी ये जो तीनों ऑप्शन है ये क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं किसकी दक्षता को, मड़ाई दक्षता को। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑल ए, बी एंड सी। अगला प्रश्न, व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ सीड एंड फर्टिलाइजर ट्यूब इन डिस्क टाइप फरो ओपनर। डिस्क टाइप जो फरो ओपनर होते हैं उनके अंदर जो सीड और फर्टिलाइजर की जो ट्यूब होती है उसका मिनिमम डायमीटर कितना रखा जाता है। मिनिमम डायमीटर देख लेते, व्यास देख लेते, मिनिमम व्यास कितना रखा जाता है। आप लोगों ने थ्रेशिंग तो देखी होगी, ठीक है। मान लीजिए कि ये है फर्टिलाइजर का बॉक्स, ये है बीज का बॉक्स, यहां पे आपका क्या हो गया भैया, फर्टिलाइजर हो गया, ये फर्टिलाइजर हो गया, यहां पे क्या हो गया, सीड हो गया। और आपको ये पता है कि यहां से इस प्रकार की टाइन्स जाती है, इस प्रकार से ये जुड़ाव होता है, ये ऐसा, ठीक है। और यहां पे क्या जुड़ी होती है भैया, यहां पे नली जुड़ी होती है, ये नली लगी होती है, यहां पे देखा होगा आप लोगों ने, ये नली लगी होती है, यहां पे ये यहां पे नली लगी है ये, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो फर्टिलाइजर और जो सीड है, ठीक है, वो डिस्क टाइप, डिस्क प्रकार का, यहां पे टाइन्स मत लगाओ, यहां पे डिस्क लगा लो, यहां पे क्या लगा लो भैया, डिस्क लगा लो। तो डिस्क प्रकार का अगर फरो ओपनर है, जो फरो ओपनर है वो क्या है, डिस्क प्रकार का। फरो ओपनर मतलब ये नीचे का भाग, तो यहां पे आप डिस्क ही बना लो, इसको गोल गोल बना लो तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क प्रकार का हो जाएगा। ये डिस्क प्रकार का हो गया, ये भैया ये गोल, ये डिस्क प्रकार का है। तो यहाँ पे जो ये नली है, ये ट्यूब है, इसका न्यूनतम व्यास कितना रखा जाता है, तो याद रखिएगा, याद रखने वाली चीज है, ये रटने वाली चीज नहीं है। 25 mm, कितना mm भैया, 25 mm, 2.5 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर में पूछ ले, आ सकता है, याद रखिएगा, अगर सेंटीमीटर में पूछ ले तो 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। और अगर इंचेस में पूछ ले तो 1 इंच, अगर इंच में पूछ ले तो 1 इंच। अरे समझ में आ गया क्या, व्यास कितना होना चाहिए, 1 इंच का व्यास होना चाहिए इस ट्यूब का। तो 25 mm या 2.5 सेंटीमीटर या फिर आपका 1 इंच। क्लियर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है एग्जाम के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगला, ड्यूरिंग सर्वे द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिकॉर्डेड इन फील्ड बुक। सर्वेक्षण के समय निम्नलिखित सूचनाएं फील्ड बुक में अंकित करना चाहिए। यहां पे हम लोगों को अलग अलग प्रकार की सूचनाएं दी गई है। सर्वे जब किया जाता है, जब सर्वेक्षण किया जाता है, जो सर्वेयर होता है उसके हाथ में क्या होती है, एक फील्ड बुक होती है। उस फील्ड बुक के अंदर वो सारा के सारा डेटा नोट करता जाता है। क्लियर है क्या। अब जो दी गई इंफॉर्मेशन है, इनमें से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को शामिल करना चाहिए। पहला है सर्वेक्षण का क्षेत्रफल, जो आप सर्वे कर रहे हो क्या उसका क्षेत्रफल शामिल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए भैया, इसलिए तो सर्वेक्षण कर रहे हैं। दूसरा, सर्वेक्षण की तारीख, बिल्कुल कौन सी तारीख को सर्वेक्षण हुआ था ये भी उसके ऊपर अंकित होना चाहिए। मतलब कि पहला और दूसरा, ये दोनों के दोनों जो काम है ये सर्वेक्षण के अंदर शामिल, ये सर्वेक्षण बुक के अंदर शामिल करना चाहिए। तो आंसर आ जाएगा आपका ए आगरा। बहुत क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला, द प्रोसेस ऑफ
सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम मिक्सचर ऑफ ग्रेन एंड स्ट्रो इज नोन एज, अनाज और भूसे के मिश्रण से अनाज को अलग करने को कहते हैं। हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, यहां पे देखिए कि भैया ये बहुत सारा कचरा है, ये बहुत सारा कचरा है, यानी कि ये भूसा है, ये बहुत सारा कचरा है, भूसा है, और इसके बीच में यहां पे ये अनाज है, ये दाने हैं, इस कचरे में क्या है भैया, ये दाने हैं, यानी कि ये बीज। अब आपको इस कचरे को और इन बीजों को अलग करना है, तो आप कौन सी प्रक्रिया करेंगे? पहला है क्लीनिंग, सफाई, दूसरा है सेपरेशन, पृथक्करण, तीसरा है विनोइंग, सूप, और चौथा है ग्रेडिंग। देखिए चारों का मतलब एक जैसा होता है, चारों का मतलब एक जैसा है, चारों एक जैसे नहीं है, चारों का मतलब एक जैसा निकल रहा है। क्लीनिंग, सफाई, यही भैया सफाई कर रहे हैं मतलब दाना निकाल रहे हैं, सेपरेशन अलग अलग कर रहे हैं, विनोविंग अलग अलग कर रहे हैं, ग्रेडिंग मतलब भूसे को अलग कर दिया, दाने को अलग कर लिया, तो चारों का मतलब एक निकल रहा है। परंतु याद रखिएगा यहां क्या दिया गया है, इस मिश्रण में से दाने को अलग करना, भूसे को अलग करना, तो भूसे से दाने को अलग करना मतलब कि यहां पर प्रोसेस ये होगी, ये देखो आप क्या होगा कि यहां पर ये जो भूसा है, ये जो भूसा है ये क्या हो जाएगा, ये हल्का होने के कारण इस प्रकार से इसको प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से वायु देकर इसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और जो दाना रहेगा वो भारी होने के कारण कहां आ जाएगा भैया, वो दाना भारी होने के कारण आ जाएगा नीचे। इस प्रक्रिया को कहते हैं ओसाई। क्या बोलते हैं? ये प्रक्रिया होती है ओसाई की प्रक्रिया, और ओसाई को ही आप लोग क्या बोलते हो, विनोविंग। ओसाई को ही क्या बोलते हो, विनोविंग कहते हो। तो आंसर क्या आ जाएगा भैया, विनोविंग। अरे क्या आ जाएगा, विनोविंग। क्लियर है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला है अ सिस्टम यूज्ड टू ऑपरेट हैंड ऑपरेटेड विनोविंग फैन इज। अगर आप हैंड ऑपरेटेड विनोविंग फैन वही ओसाई वाला पॉइंट आ गया। हाथ से चलने वाले पंखे को संचालित करने के लिए प्रयुक्त एक प्रणाली है। कौन सी प्रणाली का प्रयोग हम लोग यहां पे करेंगे? तो होता क्या है, देखिए ये हाथ से चलने वाला इस प्रकार का आपका एक फैन होता है, इस प्रकार की, इसके अंदर क्या होती है भैया, पंखुड़ियां लगी होती है, ठीक है। इस प्रकार से यहां पर आपका एक हैंडल लगा होता है, एक हैंडल भी लगा हो सकता है। ये यहाँ पे एक बॉडी बना रहा हूं मैं, इसकी पूरी एक बॉडी बना देता हूं जिसपे इसको क्या किया गया है, टिकाया गया है। देखिए होता क्या है कि ये जो होता है ये एक हैंडल होता है, इसके द्वारा ऑपरेट करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला दिया गया है गियर सिस्टम। क्या गियर के द्वारा होता है? बिल्कुल होता है, गियर सिस्टम इसमें चलता है। चेन स्प्रोकेट सिस्टम, चेन स्प्रोकेट, एक चेन लगी होती है, बिल्कुल लगी होती है, चेन भी लगी होती है। वी बेल्ट पुली, जो पुली होती है वो लगी होती है, बिल्कुल। ये तीनों के तीनों ही सिस्टम इसके अंदर होते हैं। किसके अंदर? हैंड ऑपरेटेड के अंदर। किसके अंदर? हैंड ऑपरेटेड के अंदर। याद रखिएगा यहां पे अंदर, इसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूं, यहां पे आप देखिए ठीक है, ये हो गया, ये पंखुड़ी हो गई भैया, ये क्या हो गई, पंखुड़ी हो गई। और ये आपकी क्या जा रही है, ये जा रही है पुली। ये क्या है, ये पुली है। ये क्या है, ये है पुली, ये है पुली, ठीक है। और पुली में क्या है, पुली में यहां पे चेन का सिस्टम कर रखा है। क्या कर रखा है? यहां पे चेन का सिस्टम कर रखा है। ये एक चेन है, क्या है, ये एक चेन है, ठीक है। ये क्या है, चेन है। और इसका कनेक्शन किससे है? इसका कनेक्शन आपका ये बेल्ट लगा रखा है, इसका कनेक्शन किससे? एक हैंडल यानी कि गियर से है। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका गियर, ये आपकी पुली हो गई, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, इसको क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोलेंगे चेन स्प्रोकेट, चेन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? चेन। तो यहां पे देखो आप, चेन है,
पुली है और गियर है, तीनों ही प्रकार के सिस्टम का प्रयोग हो रहा है। जब हम लोग इसको घुमा रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि भैया हवा, पंखा चल रहा है, पंखा चलने की वजह से क्या होगा, पंखे चलने की वजह से हवा आएगी, हवा की वजह से जब हम लोग अनाज को इस प्रकार से ऊपर से डालेंगे तो क्या होगा, जो भूसा रहेगा वो हल्का होने के कारण उड़ जाएगा, दाना भारी होने के कारण जमीन पे गिर जाएगा। क्लियर है? तो ये आंसर आ गया आपका ए आगरा। चलो अगला, बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू एस्टेब्लिश पॉइंट्स इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, समान क्षैतिज मैदान में बिंदुओं को स्थापित करने के लिए उपकरण। समान क्षैतिज, एक प्लेन है, मतलब ये मान लीजिए कि ये एक प्लेन एरिया है, इसके बीच में आपको क्या करना है, इसके बीच में आपको क्या करना है, जो पॉइंट्स है उनको एस्टेब्लिश करना है। किसको एस्टेब्लिश करना है? पॉइंट को एस्टेब्लिश करना है। तो आप किसका प्रयोग करोगे? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब प्लेन सरफेस की बात होती है, जब किसकी बात होती है, प्लेन सरफेस की बात होती है, तो डंपी लेवल के द्वारा हम किसी अनड्यूलेटेड जगह को भी क्या मानते हैं, उसको भी हम लोग मानते हैं प्लेन सरफेस मानकर ही हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को हम लोग स्टेब्लिश करते हैं, यानी कि बिंदुओं को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। तो किसका प्रयोग किया जाएगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए। तो ये तो डंपी लेवल, मतलब याद रखने वाली बात है ये। क्लियर है कि याद? कंपास का प्रयोग काय के लिए करते हैं? दिशा के लिए, डायरेक्शन के लिए, ये आपको पता है। ये काय के लिए करते हैं? डायरेक्शन के लिए करते हैं, ठीक है। और चेन का जो यूज होता है, आपको पता ही है कि चेन का जो यूज होता है वो क्या होता है भैया, वो भी सर्वे के लिए होता है। ये भी क्या होता है, सर्वे के लिए ही इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। परंतु यहां पे पूछा गया है सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक ही जैसा जो प्लेन है अगर उसमें प्रयोग करना है तो डंपी लेवल का प्रयोग किया जाएगा बिंदुओं को स्थापित करने के लिए, पॉइंट को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो आंसर आएगा ए आगरा। अगला प्रश्न है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर सेटिंग राइट एंगल इन द फील्ड ड्यूरिंग सर्वे। सर्वे के दौरान उचित कोण राइट एंगल पूछा है यहां पे। तो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का अगर आपको एंगल बनाना हो, ठीक है, 90 डिग्री का अगर आपको कोण बनाना हो तो हम लोग किसका यूज करेंगे? एक तरह से ये मान सकते हैं कि राइट एंगल अगर आपको बनाना हो या सेट करना हो, कहां पे, सर्वे के दौरान अगर सेट करना हो तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो क्रॉस स्टॉक, बिल्कुल सही बात है, इसका यूज करते हैं। ऑप्टिकल स्क्वायर का भी प्रयोग होता है और प्रिज्म स्क्वायर का भी प्रयोग होता है। आपने क्रॉस स्टॉक पढ़े ही होंगे, अलग अलग प्रकार के गुनिया यंत्र आपने पढ़े होंगे, ठीक है। प्रकाशीय गुनिया भी आपने पढ़ा होगा, प्रिज्म गुनिया भी आपने पढ़ा होगा। तो याद रखिएगा, जब राइट एंगल आप लोगों को कहीं पे भी सर्वे लाइन पे बनाना रहेगा तो उसके लिए हम लोग इन तीनों का यूज कर सकते हैं। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? ऑल 1, 2 एंड 3। क्लियर है क्या? चलिए, तो ऑल प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन जो थे, जो एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। क्लियर है क्या? मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं भूपेंद्र यादव आप सभी का एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि प्यारे बच्चों आप सब जानते हैं, सर्वविदित है, एमजीसीआई आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेकर आ रहा है। उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, जो आपका पेपर हो रहा है वो है 15 नवंबर 2022 का हॉर्टिकल्चर AG2 में अपन देखेंगे, और ये है शिफ्ट सेकंड। इससे पहले अपन ने बात करी थी शिफ्ट फर्स्ट की, और आज हम बात करेंगे शिफ्ट सेकंड की। तो आइए बिना विलंब के हम जानते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपसे, जो आपके पेपर में जिस नंबर पे है उसी नंबर के हिसाब से यहाँ पर बात की जा रही है। टोमेटो सॉस इज प्रिजर्व बाय यूजिंग फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव। टोमेटो का सॉस जो है वो किससे प्रिजर्व किया जाता है? तो टमाटर का जो सॉस हो रहा बेटा, या जिसको हम सॉस कह रहे हैं, टोमेटो सॉस की अगर मैं बात करूं तो टोमेटो सॉस जनरली प्रिजर्व किया जाता है एक तो विनेगर से, विनेगर को आप सिरका बोलते हो या एसिटिक एसिड भी हम बोल सकते हैं, विनेगर या सिरका जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव पदार्थ होता है एसिटिक एसिड, ठीक। एक तो ये प्रिजर्वेटिव होता है, इसके अंदर जो यूज किया जाएगा। देन होता है सोडियम बेंजोएट। कौन सा होता है? तो दूसरे नंबर पर है सोडियम बेंजोएट, ठीक है। सोडियम बेंजोएट एक ये प्रिजर्वेटिव हो रहा है, ठीक। इसकी मात्रा ऑन एन एवरेज 750 ppm ली जाती है, और
यदि आपसे पर केजी पल्प में पूछ लिया जाए तो 0.25 ग्राम प्रति किलोग्राम पल्प प्रति किलो पल्प में अपने को ऐड करना चाहिए। ठीक, इसके अलावा कुछ हद तक सिट्रिक अम्ल भी प्रिजर्व का काम कर सकता है, लेकिन दो प्रिजर्वेटिव मुख्यतः मान्यता प्राप्त है किसके लिए, सॉस के लिए। अब हम बात करें किसकी सर, तो यहाँ पर बात करें सिट्रिक अम्ल की, तो सिट्रिक अम्ल भी मिलाया जाता है। ठीक है, सिट्रिक अम्ल भी मिलाया जाता है, लेकिन ये एज ए प्रिजर्वेटिव काम नहीं करता है। लेकिन आपके एग्जामिनर ने जो इसका फाइनल आंसर कंसिडर किया था वो सिट्रिक अम्ल किया था। हालांकि ये प्रश्न वैसे देखा जाए तो कैंसल क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसमें एसिटिक एसिड लिखा गया है जो कि विनेगर का ही एक प्रारूप होता है। तो अब हम सर क्या याद रखें, आपको दोनों याद रखना, इन दोनों से प्रिजर्व हो रहा है। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो मुख्यतः प्रिजर्वेशन होता है सोडियम बेंजोएट से, यही मेन प्रिजर्वेटिव होता है सॉस केचप का, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। ठीक है बेटा, इसलिए क्वेश्चन में दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, कौन कौन से, एक तो आपको सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड जो कि विनेगर सिरके का ही एक रूप है। तो अगर ये दो आते हैं तो फिर अपने को इसके साथ जाना है, लेकिन ये जब तीनों दिए हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसको रखेंगे, सोडियम बेंजोएट को, सेकंड प्रायोरिटी पर विनेगर को, और थर्ड प्रायोरिटी पर सिट्रिक अम्ल को। ठीक है, ध्यान रहेगी बात। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये किसमें प्रिजर्वेशन का काम में आता है, तो जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जितने भी आप पेय पदार्थ है, कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स की अगर मैं बात करूं बेटा तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर CO2 भरा रहता है, और सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये डिहाइड्रेशन में फलों के सल्फरिंग के लिए यूज किया जाता है। क्लियर बात, तो चारों ऑप्शन अपन ने डिस्कस कर लिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर, फिलहाल आप एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड दोनों आते हैं तो बोथ होगा, लेकिन दो में से एक चुनना पड़े तो एसिटिक एसिड है। और जब एसिटिक एसिड हो, सिट्रिक और सोडियम बेंजोएट हो, तीनों हो, तो पहली प्रायोरिटी अपने को देना सोडियम बेंजोएट, याद रखना। ऑप्टिमम सॉइल प्लांटिंग फॉर फ्रूट ऑर्चर्ड, अगर आप एक ऑर्चर्ड लगाना चाहते हो बगीचा, तो उसके लिए कौन सी सॉइल का यूज करेंगे, तो चिकनी जो मृदा है, क्ले सॉइल जो है, ये राइस के लिए प्रीफर की जाती है। ठीक है, और जो ब्लैक कॉटन सॉइल है ये आप सभी जानते हैं कपास के लिए प्रीफर की जाती है। सैंडी लोम ऑल वेजिटेबल्स के लिए हम देखें तो यूज की जाती है, वेजिटेबल के लिए सैंडी लोम यूज की जाती है, और स्पेशल जो लोम होती है वो आपके ऑर्चर्ड के लिए यूज की जाती है। ऑर्चर्ड का मतलब है आपका फलबाग, तो फलबाग लगाने के लिए आप कौन सी मृदा लेते हैं, तो लोमी मृदा लेते, ध्यान रखना। निर्जमीकरण के लिए औसत तापमान होना चाहिए, स्टरलाइजेशन टेम्परेचर पूछा गया बेटा, तो जनरली आप सभी के दिमाग में एक बात फिट है कि स्टरलाइजेशन हमेशा हम 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर करते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर स्टरलाइजेशन किया जाता है, ध्यान रखना। तो 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन एक ही आपको दिख रहा है, दैट इज सी, तो इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे बेटा, डी है, दोमट मिट्टी, तो इसका आंसर हो गया आपका डी, और देन इसका रहेगा आपका ए एंड डी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोटल सॉल्युबल सॉलिड इज मेजर्ड बाय, टोटल सॉल्युबल सॉलिड मतलब TSS, तो TSS किससे मापेंगे आगे देखेंगे। तो जेल मीटर से क्या नापते हैं हम, पैक्टिन मापते हैं बेटा। पैक्टिन बोले तो एसिलेस की बात की जाती है, इसके द्वारा पैक्टिन का मेजरमेंट किया जाता है। फिर सेलोमीटर से हम ब्राइन सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, मतलब नमक की मात्रा को ज्ञात किया जाता है इसके द्वारा। ब्राइन सॉल्यूशन से किसको ज्ञात किया जाता है, नमक को। देन लेक्टोमीटर आप भली भांति जानते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क या दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। देन रिफ्रैक्टोमीटर की बात करें तो इसके द्वारा हम टोटल सॉल्युबल सॉलिड, कुल विलेय ठोस की बात करते हैं। और कौन सा रिफ्रैक्टोमीटर, दैट इज हैंड रिफ्रैक्टोमीटर, ये भी प्रश्न बन सकता है, आपको ध्यान रखना। सो राइट आंसर इसका क्या हो गया बेटा, डी हो गया, ध्यान रहेगी बात। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किण्वित फल रस को प्राय पाश्चुरीकृत कितने तापमान पर किया जाता है, ठीक है, तो पाश्चुराइजेशन की बात की गई है फल रस के लिए, तो पाश्चुराइजेशन का टेम्परेचर हमेशा आपको बिलो द 100 ही रखना है। कितना होता है पाश्चुराइजेशन का टेम्परेचर, 85 से 90 डिग्री सेल्सियस बिलो द 100, ठीक है। किससे कम रखेंगे बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस से कम। कितनी मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए कार्यक्रम रखा जाता है, ठीक है। तो वो चीज क्या हो जाती है, पाश्चुराइज हो जाती है। पाश्चुराइजेशन में पूरी तरह से सूक्ष्मजीव नहीं मरते, कुछ हद तक नियंत्रण हो जाता है।
तो अब इसके पास वाला जो होगा वो आपका ऑप्शन है, सभी 100 से कम है, लेकिन अप्रोप्रिएट आंसर ये होगा क्योंकि ये इस डेटा के बिल्कुल करीब है। ठीक, चलिए। टमाटर की सॉस में औसतन टीएसएस की मात्रा, देखो भैया बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बार बार पूछा ही इसीलिए जाता ताकि बच्चे इसको गलत करें। सॉस एंड केचप दो प्रोडक्ट है जो टोमेटो से भरपूर बनाए जाते हैं, तो सॉस में टीएसएस जनरली रखा जाता है 30%। सॉस का जो टीएसएस है वो 30% है और केचप का टीएसएस है जनरली 80%। ये बात होती है टीएसएस की। लेकिन ध्यान देना बच्चों, जब इनमें डिग्री ब्रिक्स की बात हो तो डिग्री ब्रिक्स में इसका जो टीएसएस निकल कर आता है वो इधर और इधर 25 से 30 डिग्री ब्रिक्स। ठीक है, सॉस थोड़ा पतला होता है, केचप थोड़ा गाढ़ा होता है, इसी से पता चल रहा डिग्री ब्रिक्स से। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये टोटल सॉल्युबल सॉलिड से ही बनता है, लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिमेंबर रखना है, ध्यान रखना है कि अगर टीएसएस की बात हो तो सॉस का 30, केचप का 28, और डिग्री ब्रिक्स की बात हो तो इधर 25 से 30, इधर 15 से 18, एग्जैक्ट आए तो इधर 15, इधर 25। ठीक है बेटा, तो अब इसके पास देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो इसके पास तो एक ही ऑप्शन आ रहा है अप्रोप्रिएट, दैट इज सी, सॉस के लिए औसत टीएसएस की मात्रा। ठीक, मैंने दोनों को बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन आता है, आप ध्यान रखो। किसी भी उत्पाद का परिरक्षण करने के लिए शर्करा की सांद्रता, शुगर की सांद्रता, सिरप की सांद्रता पूछिए ना। अब बोतलिंग में अलग होती है, बोतलिंग में अपन ने पढ़ा 22 से 55 डिग्री ब्रिक्स होती है, लेकिन यहाँ पर किसके लिए पूछा जा रहा है कंसंट्रेशन, शक्कर की मात्रा प्रिजर्वेशन के लिए। तो जितने भी उत्पाद होते हैं जनरली उनमें 60 से 65% तक हम एज ए प्रिजर्वेटिव शुगर मिलाएंगे, और जहां शक्कर की मात्रा 50% या उससे ज्यादा हो तो समझ जाना उनका परिरक्षण किसके द्वारा होता है, नमक का सॉल्यूशन अगर हम देखेंगे तो 1 से 3%, शक्कर का सॉल्यूशन देखेंगे तो 50% या उससे ज्यादा मिले तो समझ जाना उन पदार्थ का प्रिजर्वेशन शक्कर से ही होता है। जैसे जैम, जेली, अगर प्रश्न आ जाए जैम जेली का परिरक्षण होता है तो शक्कर के द्वारा होगा, क्योंकि उनमें 60 से ऊपर आपको शर्करा मिल रही है, जेली में 65, जैम में 68, कैंडी पेठा में 70 तक चली जाएगी। तो ध्यान रहे ये परिरक्षण की मात्रा को बताता है कि इन पदार्थ का परिरक्षण शक्कर से ही होता है। तो ध्यान रखे सुटेबल कंसंट्रेशन शुगर फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट, तो शर्करा के द्वारा परिरक्षित किया जाता है। जब शर्करा की मात्रा रखेंगे तो हम रखते हैं 60 से 70, तो इसका आंसर हो गया ए। और शर्करा के द्वारा परिरक्षण पदार्थ में आपको कई बार चर्चा कर चुका हूं, जैम, जेली, मुरब्बा, कैंडी, पेठा इत्यादि। ठीक है बेटा, सदाबहार फलों को लगाने के लिए उपयुक्त माह है, देखो ये क्वेश्चन कैंसल्ड हो गया है क्योंकि इसमें सदाबहार की जो स्पेलिंग थी इसमें प्रश्न की, ध्यान देना प्रश्न की संरचना के कारण ये कैंसिल हुआ। वैसे तो इसका उत्तर सही है, क्या सही है सर, तो जुलाई से अगस्त, वैसे आंसर यही आएगा, सही है, लेकिन प्रश्न की संरचना के कारण ये कैंसिल हुआ है। ठीक, अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर किसके लिए बहुत फेमस है, तो अक्टूबर रोज के लिए फेमस है। ठीक है, अक्टूबर किसके लिए फेमस है बेटा, रोज के लिए। बात करें दिसंबर से जनवरी तो ये किसके लिए फेमस है, दिसंबर से जनवरी तो ये ग्रेप्स के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, ग्रेप्स के लिए। और मई जून की बात करें तो ये बेर के लिए फेमस है। अब ये क्या हो रहा है सर, बेर, तो बेर में मई जून में हम करते हैं प्रूनिंग, बेर में हम क्या करते हैं, मई जून में प्रूनिंग करते हैं। ग्रेप्स में भी क्या की जाती है साहब, तो ग्रेप्स में भी प्रूनिंग की जाती है। और ग्रेप्स में जनरली कौन से मंथ में, तो जनवरी में, दोनों में से भी एक आए तो जनवरी, और कौन से इंडिया में होता है, तो दैट इज नॉर्थ इंडियन कंडीशन में होता, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अक्टूबर में रोज के अंदर हम देख पा रहे हैं 2 से 3 महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आती है बेटा। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो रोज की प्लांटिंग भी हम कब करते हैं, अक्टूबर में करते हैं, और प्रूनिंग भी रोज में अक्टूबर में ही की जाती है, ध्यान रहे। तो रोज में जो प्लांटिंग होती है, अगर प्रश्न आ जाए रोज का प्लांटिंग टाइम, तो रोज में जो प्लांटिंग हो रही है वो अक्टूबर में ही होती है, मिड अक्टूबर हो सकता है। और जो प्रूनिंग होती है रोज में जो प्रूनिंग टाइम होता है 2nd एंड 3rd वीक ऑफ अक्टूबर, 2nd एंड 3rd वीक ऑफ अक्टूबर, 2nd एंड 3rd वीक ऑफ अक्टूबर रोज में क्या होता है, प्रूनिंग होता है। तो ये रोज में प्रूनिंग का टाइम है और ये रोज में प्लांटिंग का टाइम है, ये बात बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। क्लियर दैट, चलिए। और बेर में प्रूनिंग तो मैंने काफी सारी चीजें आपको बता दी। और ये एवरग्रीन ट्री जो हरे भरे रहते हैं उनके प्लांटिंग का टाइम यही रहता है, जुलाई से अगस्त। प्रश्न सही है, लेकिन उत्तर भी सही है, लेकिन वो संरचना में एवरी लिख दिया है, बस इतने में गलत हो गया है। ठीक, चलिए। फलदार बगीचे के लिए उपयोगी अंतरा सस्य फसल है, यूजफुल इंटरक्रॉप फॉर फ्रूट ऑर्चर्ड। बगीचे के लिए अंतरा सस्य फसल के रूप में क्या लेते हैं, जैसे अगर हम देखें
प्याज लिया जाता है मैंगो के ऑर्चर्ड में। अनियन जनरली उगाया जाता है कहाँ पर? मैंगो के ऑर्चर्ड में। और बनाना के ऑर्चर्ड में अगर हम देखें तो बनाना के ऑर्चर्ड में एज ए इंटरक्रॉप लिया जाता है मैच, ठीक है। और गुआवा के ऑर्चर्ड में एज ए इंटरक्रॉप लिया जाता है मस्टर्ड, ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात पूछी गई है, यहाँ तो कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं, पर ये बार बार पूछे गए हैं इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। अब काउपी बिल्कुल लगा सकते हैं क्योंकि कोई भी पल्स क्रॉप इंटरक्रॉपिंग में ले सकते हैं। उड़द ले सकते हैं, गेहूं नहीं लेंगे क्योंकि गेहूं आप सभी जानते हो अनाज वाली फसल है, इसको लगाने से उल्टा काम बिगड़ जाएगा, इसलिए ए और बी सही है। तो ए और बी जहां सही हो आपका आंसर होगा, दैट इज, अच्छा यहाँ दोनों ऑप्शन में दे दिया ना, चलो कोई बात नहीं, अपन इसको सी कर देते हैं। चलिए, तो राइट आंसर इसका हो गया बी, बकरी। याद रहेगी बात, ठीक है बेटा। नींबू स्क्वेज बनाने के लिए औसतन फल रस की मात्रा होनी चाहिए। अब देखो भाई, बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे जैम बनाना है तो जैम बनाने के लिए अपने को चाहिए पल्प। क्या चाहिए साहब? पल्प। पल्प मतलब गूदा। कितना चाहिए पल्प या गूदा? तो ये चाहिए 45%। जैम बनाने के लिए पल्प या गूदा चाहिए 45%। फिर हम बनाते हैं जेली। सेकंड नंबर पर प्रोडक्ट है अपना जेली। तो जेली बनाने के लिए चाहिए फलों का जलीय रस, फ्रूट जूस चाहिए, है ना। जेली बनाने के लिए चाहिए फलों का जलीय रस। फलों का क्या चाहिए? जलीय रस चाहिए। तो फलों का जब जलीय रस चाहिए जेली बनाने के लिए, तो वो कितना लगेगा अपने को? 45% लगेगा। फलों का जलीय रस लगेगा 45%, ठीक। तो यहाँ होगी बात जैम की, यहाँ होगी जेली की, लेकिन यहाँ गूदा लेते हैं या रस लेते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगली हम बात करें यदि 25%, तो 25% फलों का रस लेते हैं क्या क्या बनाने के लिए? तो फलों का रस लेते हैं हम क्या क्या बनाने के लिए? तो कार्डियल बनाने के लिए, ठीक है। कार्डियल के अलावा आपसे पूछ लिया जाए तो इधर स्क्वेस, जो आपसे पूछा ही गया है, यहाँ पर लिखा होगा, ये लिखा भाई। तो स्क्वेस बनाने के लिए, कार्डियल बनाने के लिए 25% फ्रूट जूस लेना चाहिए। और एक और चीज है जो क्रश, ये क्रश वो नहीं जो गलियों में चल रहा है, ये क्रश उत्पाद का नाम है, ठीक है भाई। तो आपको दिमाग में एक चीज यहाँ पर क्लियर हो गई। अब 15% आया है तो इसको भी याद कर लो, ये होता है नेक्टर का टीएसएस, ठीक है। नेक्टर में जो टीएसएस होता है वो होता है 15, ठीक। अब 35 से सच कोई ऐसा डाटा अपने पास फिलहाल है नहीं यहाँ पर उपयोगी, तो बाकी मैंने तीनों डाटा को एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको आंसर मिल गया होगा बेटा, दैट इज बी, बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल सब्जियों को सामान्य रूप से उपयोगी परिरक्षक है, तो इंपॉर्टेंट प्रिजर्वेटिव्स विच आर कॉमनली यूज्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो देखो भाई, दो केमिकल प्रिजर्वेटिव है किसके अकॉर्डिंग? तो FPO, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर जो 1955 में आया था, इसने दो प्रिजर्वेटिव को मान्यता दी है, दैट इज सोडियम बेंजोएट, ठीक। एक तो यह है, दूसरा आपका KMS, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ठीक है। तो ये दो को मान्यता दी है। जो सोडियम बेंजोएट है, ये जितने भी रंगीन पेय पदार्थ हैं, रंगीन पेय पदार्थ, उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है या उनके लिए ये यूज होता है। और जितने भी रंगहीन है, कलरलेस है, रंगहीन है, रंगहीन है, कलरलेस पदार्थ है, ठीक है, उनके लिए केमिस्ट का यूज करते हैं। आम अमरूद के गुदे के लिए भी केमिस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो दो ही को मान्यता दे रखी है, किसने? FPO ने, जो आया था 1955 में। तो इस अध्यादेश के अनुसार दो है, दैट इज सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। तो राइट आंसर शुड बी ए होगा, दोनों करेक्ट है यहाँ पर। चलिए, एंजाइम के बारे में बात हो रही है। मेजर ऑब्जेक्टिव ब्लांचिंग ड्यूरिंग प्रिजर्वेशन इज रिडक्शन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, रिमूव ऑफ टिश्यूज गैसेस, डिक्रीजेस नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही है। परिरक्षण के लिए जो ब्लांचिंग है, अब ब्लांचिंग क्या होता है हम पढ़ चुके हैं बेटा, कि 100 डिग्री सेल्सियस पर 2 से 5 मिनट के लिए, 100 डिग्री सेल्सियस पर 2 से 5 मिनट के लिए काम किया जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर 2 से 5 मिनट के लिए काम किया जाता है। और जनरली ब्लांचिंग किनकी की जाती है? सब्जियों की। क्यों की जाती है? उनका नेचुरल कलर मेंटेन करना, मेन ऑब्जेक्ट तो यही होता है, नेचुरल कलर मेंटेन करना, ठीक। अब ये नहीं है तो फिर दूसरे ऑप्शन भी सही है, क्योंकि हम पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम को निष्क्रिय करते हैं, उबालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके टिश्यू से जो गैस है वो भी निकल जाएगी बेटा, और हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो भी घट जाएंगे। तो ये सारे सही है, लेकिन
यहाँ पर एक आ जाता है नेचुरल कलर मेंटेन, ठीक है। तो ब्लांचिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ब्लांचिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो प्राकृतिक रंग बनाए रखना। क्या है बेटा? प्राकृतिक रंग बनाए रखना। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया वो। एक मेन ऑब्जेक्ट ये है, ध्यान रखना। एक पूछा जाए तो यही लगाना है, लेकिन यहाँ तो सारे हैं तो उपयुक्त तो सभी सही है, तो राइट आंसर शुड बी बी होगा, ध्यान रहे। परिरक्षण प्रक्रिया में कौन सा एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग आता है? तो दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस आएगा, क्योंकि ये अपन दूध से दही बनाने की प्रोसेस में बात करें, साइलेज बनाने की बात करें तो वहां पर ये अपना काम निभाता है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन, क्लास्ट्रीडियम, एस्परजिलस। एस्परजिलस की बात करूं तो ये ऑनियन में हम देखते हैं, ठीक है। प्याज के अंदर अगर अपन देखें तो ऐसी ऑनियन की अगर अपन बात करें बेटा, तो प्याज में ऐसी ब्लैक धारी आपको दिखाई देती है ना, जब आप उसके कवर को हटाओगे, छिलके को, तो ऐसी ब्लैक धारियां मिलेगी। तो ये ब्लैक धारियां ही होती है एस्परजिलस, ठीक है। चलिए, क्लास्ट्रीडियम अवायवीजीव बैक्टीरिया है। टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरिसाइडल की तरह काम करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा शुड बी बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जेली, जैम, सॉस, ये सब ऑप्शन दिए, इसमें से ब्लैक नेक किसमें प्रॉब्लम है? तो आप सभी को पता है कि हम सॉस बनाने के लिए या केचप बनाने के लिए क्लो या लौंग का उपयोग करते हैं, क्लो या लौंग का प्रयोग करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जो क्लो होता है, लौंग होता है, उसके टिप वाले पोर्शन पे, उसके टिप वाले पोर्शन में क्या होता है भाई? टेनिन होता है, टेनिन। और यदि हमने लोहे का पात्र ले लिया, ठीक है, तो ये लोहे से क्रिया करके क्या बना लेता है? फेरिक टेनेट बना लेगा। क्या बना लेगा? फेरिक टेनेट। और ये फेरिक टेनेट अगर सॉस केचप की बोतल के अंदर दिखेगा तो आपको उसकी जो भी नेक होगी, गर्दन होगी, सॉस केचप की जो भी नेक होगी, गर्दन होगी, आपको काली दिखाई देगी। इतनी दूर में अगर हम देखेंगे तो सॉस या केचप की गर्दन अपने को इस तरह से यहाँ पर काली दिखाई देने लगेगी, तो ये ब्लैक नेक कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लैक नेक। जहाँ हेड स्पेस होता है वहां पर जगह क्या हो जाती है? काली पड़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक नेक। क्या बोलते हैं भाई? ब्लैक नेक। तो इसलिए काली गर्दन से बचना चाहिए। कैसे बचना चाहिए सर? तो जब सॉस केचप बनाए तब क्लो का ऊपरी भाग को तोड़ देना चाहिए ताकि उससे टेनिन निकल जाए। और जब भी मसाले की पोटली है, उस मसाले की पोटली को सॉस केचप की तली में नहीं चिपकने देना चाहिए, उसको ऊपर थोड़ा रखना चाहिए और उसका रस टपकने देना चाहिए। तो इस तरह की समस्या से बच सकते हैं। और ये समस्या देखने को मिलती है सॉस और केचप में। तो आपके पास स्क्वैश है, जैम है, जेली है और सॉस, तो इसका राइट आंसर होगा बी, सॉस, ठीक है बेटा। चलिए, जेली बनाने के लिए कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, तो आप सेब की बात करें तो सेब से जैम बनता है, अच्छी क्वालिटी का, आपको पता होना चाहिए। और अमरूद की बात करें तो अमरूद से, गुआवा से यदि मैं बात करूं, अमरूद से तो कौन सा प्रोडक्ट अच्छा बनता है? तो दैट इज जेली। तो जैम हो गया, जेली हो गया। आम की बात करें तो आम से दुनिया भर के प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन आम से सबसे अच्छा बनता है स्क्वैश, या जिसको हम बोलते हैं पानक, ठीक है भाई। और सपोटा से बनता है चिकलेट। सपोटा से कौन सा पदार्थ बनाया जाता है? चिकलेट बनाया जाता है, ठीक। और भी है, जैसे संतरा है, तो संतरा बेस्ट होता है क्या बनाने के लिए? अपने मार्मलेड बनाने के लिए, ठीक। मार्मलेट या मार्मलेड बनाने के लिए हम मैंडेरिन का यूज करते हैं, ठीक है भाई। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। और जेली की बात हुई तो अपना आंसर शुड बी हो। चलो, गंधक का धुआं देना एक आवश्यक क्रिया है, कब करते हैं? चलो, सल्फरिंग की बात हो रही है यहाँ पर। किसकी बात हो रही है साहब? सल्फरिंग की। ये बात हो रही है सल्फरिंग की। और सल्फरिंग के लिए अपन सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं जब फलों को डिहाइड्रेशन किया जाता है। डिहाइड्रेशन मतलब यहाँ पर हम बात करें उनको सुखाने की, तो फलों को जब सुखाया जाता है, डिहाइड्रेशन किया जाता है, तब ये बात की जाती है। तो इसके लिए क्या करते हैं सर? तो इसके लिए धुआं देते हैं। किसका धुआं देते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड का। 90 गुणा 60 गुणा 90 सेंटीमीटर का एक बॉक्स होता है इस तरह का, ठीक है। जब सल्फरिंग का धुआं देना है तो एक ऐसा बॉक्स होता है बेटा। इस बॉक्स का जो डायमीटर है 90 60 इंटू 90 सेंटीमीटर, बड़ा छोटा भी रख सकते हैं, अपने ऊपर है। इस तरह से इसमें 10 से 12 ट्रे लगी होती है, उनके ऊपर फ्रूट को रख देते हैं और नीचे से सल्फर डाइऑक्साइड का धुआं दिया जाता है। कब? जब हम कर रहे हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब सुखाने के दौरान, सुखाने के दौरान,
ठीक है, सुखाने के दौरान ये किया जाता है। किया क्यों जा रहा है भैया, सल्फरिंग का प्रोसेस क्यों जा रहा है और किन में किया जाता है, तो ये किया जाता है किन में, मेनली सल्फरिंग की जाती है फ्रूट्स में। किन में की जाती है, फ्रूट्स में, ध्यान रखना। सल्फरिंग की क्रिया मुख्यतः फलों में की जाती है। सल्फरिंग की क्रिया मुख्यतः किसमें की जाती है, फलों में। सब्जियों में नहीं करते, उसमें अलाउ नहीं है, ठीक है। तो सल्फरिंग की क्रिया मुख्यतः किन में की जाती है, तो फलों में की जाती है, ध्यान रखना है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सुखाने के दौरान जब सन ड्राइंग करते हैं, कौन सी ड्राइंग करते हैं, सन ड्राइंग हम करते हैं बेटा, सन ड्राइंग। सन ड्राइंग का मतलब है सूर्य की रोशनी में सुखाना। किसकी रोशनी में सुखाना है, सूर्य की रोशनी में, सूर्य के प्रकाश में, ठीक है बेटा। तो सूर्य की रोशनी में जब सुखाया जाता है तो उसका कलर थोड़ा फेड पड़ जाता है, तो उससे बचने के लिए हम किसका धुआं देते हैं, सल्फर का। सूर्य की रोशनी में सन ड्राइंग में जब हम सुखाते हैं तो सन ड्राइंग में सुखाने से उसकी फ्रूट की क्वालिटी, कलर थोड़ा प्रभावित हो जाता है। तो यहाँ कलर को मेंटेन करने के लिए सल्फरिंग की जाती है। किसको मेंटेन करने के लिए, कलर को, फ्रूट के कलर को, फ्रूट के कलर को मेंटेन करने के लिए किया जाता है ना। फलों के प्राकृतिक रंग को बनाए रखने के लिए हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड का। बहुत अच्छे से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब उत्तर समझ में आ गया होगा कि सल्फरिंग की प्रोसेस कब होती है। डिब्बा बंदी में धुआं देते ही नहीं, कहीं धुएं की जरूरत होनी, बोतल बंदी में भी नहीं करते, पैकिंग में भी नहीं करते। तो निर्जलीकरण, जैसे मैंने आपको बताया, निर्जलीकरण मतलब सुखाना। तो सुखाने के दौरान ये किया जाता है। ये आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। जेली तैयार करने का अंतिम ताप क्या है, तो आप सभी भली भांति जानते हो, एंड पॉइंट ऑफ जेली आए, एंड पॉइंट ऑफ जेली। तो जेली का एंड पॉइंट आए तो आप सभी जानते हैं 105 डिग्री सेल्सियस या 221 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे क्वेश्चन आ जाए जेम के लिए, ठीक है, जेम का एंड पॉइंट पूछ लिया जाए बेटा, तो जेम का एंड पॉइंट होता है 105.5 डिग्री सेल्सियस या 222 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये जेम का एंड पॉइंट है, ऊपर वाला जेली का है। अब जेली की बात हुई है तो जेली का ये रहा भाई, आंसर हो गया ए, ठीक। ये स्टरलाइजेशन का टेम्परेचर है। अब यहाँ पर दोनों जगह है तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो, ठीक। चलिए, तो आंसर हो गया इसका ए। क्लियर दैट, आगे बढ़ते हैं। आत्मसंगति की कौन सी प्रणाली को दो प्रकार में विभाजित किया जाता है, ठीक है। जो स्पेरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है, स्पेरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो होती है, ये अपने को देखने को मिलती है कोल क्रॉप्स में। किसमें देखने को मिलती है बेटा, कोल क्रॉप्स में देखने को मिलती है, गोभी वर्गीय सब्जियों में। स्पेरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, गेमेटोफाइटिक और स्पेरोफाइटिक, अब क्या होता है, ये सब बायोलॉजिकली ब्रीडिंग का मेथड है, इतना भी डिटेल में नहीं जाएंगे हम। जो अपने इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द है उनकी बात करते हैं। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होता क्या है, आप सभी भली भांति जानते हो कि ये सपोज दैट मान लो बेटा कोई फ्लावर है, ठीक। अच्छा, ये फ्लावर है और इसी फ्लावर से बेटा ये इसके स्टेमन है, एंथर। अब ये पोलन, इस के अंदर जो पोलन है ये यहाँ पर पोलिनाइज नहीं कर पा रहे, मतलब इसको निषेचित नहीं कर पा रहे, ठीक है। सेम फ्लावर में भी नहीं हो रहा और सेम प्लांट में भी नहीं हो रहा, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेम फ्लावर में भी नहीं हो रहा और सेम प्लांट के दो फ्लावर उनमें भी नहीं हो रहा है, तो भैया घर के घर मिलन नहीं हो पा रहा है। तो उस कंडीशन को अपने को बोलना है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या स्व अनिश्चितता। ना तो एक पुष्प के अंदर हो रहा है, ये पोलन इसको फर्टिलाइज नहीं कर रहा, और इसी प्लांट में कहीं और एक फ्लावर है, वहां भी ये फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में जो हेट्रोमॉर्फिक प्रणाली है या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, इसको लेविस नामक साइंटिस्ट ने बताया है और दो तरह की बातें इन्होंने बताई। तो हम बात करेंगे इनके हिसाब से हेट्रोमॉर्फिक प्रणाली। तो हेट्रोमॉर्फिक प्रणाली में अपने को दो चीज देखने को मिलती है, एक देखने को मिलती है डाई स्टाइली और एक मिलती है अपने को ट्राई स्टाइली, ठीक है। तो जो डाई स्टाइली है, ठीक है, कौन सा स्टाइली बेटा, डाई स्टाइली, और एक हो रहा आपका ट्राई स्टाइली। तो ड्राई स्टाइली और ट्राई स्टाइली जो दो प्रकार है वो हेट्रोमॉर्फिक प्रणाली के। अब इसमें क्या हो रहा है सर, जो डाई स्टाइली है इसमें क्या हो रहा है, ट्राई स्टाइली में क्या हो रहा है। तो आपने पिन टाइप और थर्म टाइप नाम सुना होगा, और एक प्रीमूल जो प्लांट होता है, ठीक है, उसमें ये स्पेस्ट अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। डाई स्टाइली और ट्राई स्टाइली किसमें देखने को मिलता है, प्रीमूला एक प्लांट है उसमें देखने को मिलता है।
चलो देखते बेटा कौन सा प्लांट हो रहा है। प्रिम्यूला। प्रिम्यूला एक प्लांट है, उसमें देखने को मिलता है। अब ये होता क्या है, डाइस्टाइली। तो डाइस्टाइली की अगर हम बात करें तो आप ध्यान से यहाँ देखेंगे बेटा, डाइस्टाइली की अगर अपन बात करें तो इसमें पिन टाइप और थर्म टाइप, ठीक है, पिन टाइप और थर्म टाइप की संरचना पाई जाती है। अब पिन टाइप क्या है और थर्म टाइप क्या है, तो जब यहाँ पर भी अपने को एक फ्लावर की मदद लगेगी, ठीक है, ये उसका एंथर हो गया, ये उसका स्टिग्मा हो गया। इधर भी अगर अपन देखें, ठीक है, चलो तो यहाँ ध्यान दे, एंथर की हाइट क्या हो रही है आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर एंथर की हाइट अपन ने बड़ा बना दे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें जो स्टिग्मा है उसकी हाइट ज्यादा रहेगी और एंथर छोटा रह जाएगा। अब एंथर छोटा रह जाएगा तो ये इसको यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा बेटा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं पिन टाइप। और थर्म टाइप में क्या होगा, इसके अपोजिट हो जाएगा। क्या अपोजिट हो जाएगा कि जो है स्टिग्मा बहुत छोटी रहेगी और एंथर बहुत बड़ा होगा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं थर्म टाइप। तो पिन टाइप और थर्म टाइप डाइस्टाइली और ट्राइस्टाइली में अपने को प्रिम्यूला के अंदर देखने को मिल रही है। किस प्लांट में देख रही है बेटा, प्रिम्यूला। तो इस घटना को बोलते हैं हेट्रोमॉर्फिक। हेट्रो का मतलब विषम ही होता है, और आप देख रहे हैं ये हाइट अलग है, ये हाइट अलग है, ये हाइट अलग है, ये हाइट अलग है। तो विषम का मतलब यहाँ पर हाइट से, और इन दोनों की हाइट में आप भरसक यहाँ पर अंतर देख पा रहे हो। किसमें, एंथर और स्टिग्मा की जो हाइट है उनमें डिफरेंट आपको ऊंचाई दिखाई देती है, जिसको बोलते हैं हेट्रोमॉर्फिक प्रणाली। और उसमें हम प्रिम्यूला में देखते हैं दो तरह की हेट्रोमॉर्फिक प्रणाली होती है। हेट्रोमॉर्फिक प्रणाली दो तरह की हो रही बेटा। दो तरह में कौन कौन सी बेटा, डाइस्टाइली और ट्राइस्टाइली। किसमें देखने को मिल रही है अपने को, प्रिम्यूला के अंदर। क्लियर दैट। तो ये प्रश्न आपसे 2 बार पीएटी में आ चुका है, ठीक है। एक बार उन्होंने पूछा था कि डाइस्टाइली ट्राइस्टाइली क्या है, तो हेट्रोमॉर्फिक। अब इस बार उन्होंने पूछा कि जो सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी है, जिसको 2 भागों में बांटा गया, डाइस्टाइली ट्राइस्टाइली, किसका पार्ट है, तो हेट्रोमॉर्फिक का पार्ट है। क्लियर बात। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो गया बेटा डी। ठीक, चलिए, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।